हमने वैसे अपने जीवन के अंदर में कई प्रकार के आयोगों का नाम सुना है। अगर बात करें तो हर समय कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार में कोई ना कोई आयोग हमें दिख जाता है या मिल जाता है। लेकिन एक ऐसी महिला है जो पुरुष आयोग की कई सालों से मांग करती हुई आ रही है। खुद वो महिला है, इसे संचालित करने का प्रयास कर रही है और कई ऐसे केस भी उनके पास आए हैं जहां पर वो पुरुषों के लिए लड़ती दिखाई देती है। क्योंकि हम आपको बता दें, क्योंकि हमेशा पुरुष के ऊपर में महिला ही आरोप लगाती है, लेकिन ये पहली बार देखने को मिलेगा कि जब एक महिला ही पुरुषों के लिए, उनको बचाव करने के लिए एक पुरुष आयोग की मांग कर रही है। हमारे साथ में है ऋचा सैनी, जो लगातार पुरुषों के न्याय दिलाने के लिए लड़ती दिखाई दे रही है। और जिस प्रकार से कल जो बेंगलोर के अंदर में हादसा हुआ, उसको लेकर भी ये बहुत गंभीर है और पुरुषों की फिर से सुरक्षा की मांग को लेकर एक बार ये सुर्खियों में है। ऋचा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल के अंदर में। सबसे पहला सवाल, क्योंकि आयोग तो हमने बहुत सुने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला आयोग का भी निर्माण कई सालों से हुआ है। पुरुष आयोग की मांग क्यों जरूरी थी और क्या जरूरत पड़ रही है इसको बनाने के लिए? मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपके चैनल के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने इस आयोग के बारे में आपने विमर्श किया मुझसे। मैं आपको देखिए थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि आजकल जो महिला आयोग जो है वो बहुत सालों पहले ऑफ कोर्स बन गया था, लेकिन हम लोगों को उस टाइम पर इसीलिए आयोग बनाया गया था जिससे कि महिलाओं की उस टाइम पे जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी, जो कि महिलाओं की शक्ति के लिए, मतलब उनको हम सशक्तिकरण के लिए ये आयोग बनाया गया था। क्योंकि पहले बहुत जुल्म होते थे, बहुत ज्यादा ही इस तरीके की चीजें होती थी। तो उस एक लेवल पर आकर जब महिलाओं को पूरा सशक्तिकरण दिया गया, महिलाएं मतलब अपने फील्ड के अंदर आगे निकलने लगी, घरों से बाहर निकलने लगी, एडुकेटेड होने लगी। उसके बाद में मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ, मैंने लास्ट कोविड के अंदर 3 साल, जब हमारे 2 साल कोविड के जो चले थे, उसमें मैंने देखा जब भी पेपर पढ़ती थी कि लूडो खेलते खेलते डाइवोर्स हो गया, छोटी छोटी नोकझोंक पे हो गया, मैं इतना कमाती हूं तो डाइवोर्स हो गया। मतलब एक मजाक सा लगने लग गया कि ये हो क्या रहा है। फिर मैंने उसके बाद में जब R&D करी तो पता चला कि अभी इस टाइम पर पुरुषों से ज्यादा जो डाइवोर्स के जो केस लगाने वाली है वो है महिलाएं, जिसमें वो लोग मांगती सीधा दहेज और मेंटेनेंस। और फिर क्या होता है कि क्योंकि 2-3 साल के अंदर महिला को पता चल जाता है कि घर की स्थिति क्या है, तो वो उसके हिसाब से कैटेगराइज करके पूरी सैलरी स्लिप निकाल के लड़का के जहां एक जिम्मेदारी बननी शुरू होती है 2 साल 3 साल बाद में, फैमिली प्लानिंग्स होती हैं, आगे बढ़ना होता है, उस टाइम पर वो जब उसके ऊपर दहेज का केस लगता है, फिर मेंटेनेंस का केस लगता है, तो वो जितना कमाता है उसका आधा % तो वो अपनी वाइफ को ही सशक्तिकरण दे रहा है। मतलब उसी के पैसे से वो अपने दुश्मन को बलवान कर रहा है। तो इससे क्या है कि मैंने बहुत देखा कि लड़कों ने सुसाइड अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया, डिप्रेशन में चले गए, मेंटली इल हो गए। तो इस वजह से इन सब चीजों को देखते हुए मैंने पुरुष आयोग की मांग करी और उसकी मैंने PIL लगाई है। अच्छा, क्योंकि जिस प्रकार से कल बेंगलोर के अंदर में हुआ, उन्होंने मृतक, क्योंकि हम चाहते हैं कि भगवान की आत्मा को शांति दे, लेकिन उनमें साफ तौर पर अपने सुसाइड नोट में और अपने वीडियो में जो उन्होंने शूट किया, उन्होंने लिखा कि मेरी मौत के जिम्मेदार जो है मेरी वाइफ है, सास है और साला है और चाचा ससुर है। क्या? हाँ, तो हाँ, उन्होंने भी जज के लिए भी कहा है, क्योंकि हम जुडिशली भी तो प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। लेकिन क्या लगता है, देश के अंदर में जिस प्रकार से महिलाएं अपने अधिकारों का नाजायज फायदा उठा रही है, उससे क्या लगता है कि देश के अंदर में आने वाले समय के अंदर पुरुषों का तो फिर नामो निशान ही खत्म हो जाएगा, सब जेल में चले जाएंगे? देखिए, जरूरी नहीं है कि हर महिला एक जैसी है, और समाज का संतुलन बनाने के लिए ये जो चीजें हो रही हैं, समाज के संतुलन को बनाए रखने के लिए हमेशा हर एक चीज को पॉइंट करा जाता है, जिसके अंदर आप बोल रहे हैं कि पुरुष आगे जाके प्रताड़ित हो जाएगा, नामो निशान मच जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे भारत देश की जो संस्कृति है वो पितृ वाली है, जहां पर पिता तुल्य माना जाता है कि पुरुष एक पिता तुल्य है। घर की जिम्मेदारी जो पिता के बाद में या माता जी के जाने के बाद में एक बेटा ही चलाता है, वो हमेशा चलता हुआ रहेगा। लेकिन अभी क्या है कि जब हम लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, जैसे मेरे फादर साहब के जाने के बाद में आज मेन मैं अपने फादर का नाम लगाती हूँ, तो हम जो कुछ महिलाएं हैं जो ये चाहती हैं कि बैलेंस रहे, जो गलत को गलत ही बोल रही हैं, सही को सही बोल रही हैं, तो उन चीजों का एक सामंजस्य बिठाने के लिए चीजों को एडुकेटेड होना ठीक है, जरूरी है, लेकिन इतना ज्यादा एडुकेटेड नहीं हो जाए कि वो एक भाई, एक पिता, एक बेटा उसकी जान ले ले।
क्योंकि देश के अंदर में पुरुषों पे तो चलिए खैर महिला अपना अधिकारों का नाजायज फायदा उठाती है। एक तरफ सरकार 33% आरक्षण की बात करती है। तो क्या लगता है कि जो दहेज के मुकदमे या और भी जो है उनकी जांच कम से कम ऐसी होनी चाहिए जिसमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा गया था कि जितनी जांच अगर महिला की हो रही है उतनी जांच पुरुष की भी होनी चाहिए, और पुरुष की जांच हो रही है उतनी जांच महिला की भी होनी चाहिए। तो क्या लगता है ये आदेश की कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रशासन या पुलिस धज्जियां उड़ा रही हो, क्योंकि जांच तो होती नहीं है और उसमें अपराधी घोषित कर दिया जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे देश के अंदर महिलाओं को एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर दिया गया है, और हम लोग दूसरी जो भी लेडी होती है, वो कोई भी इंसान, चाहे हम भी हों चाहे पुरुष हो, वो माता या बहन ही बोलता है। फर्स्ट वर्ड जो होता है वो यही होता है। तो क्या एक सहानुभूति रहती है, तो जिसमें ये महिलाएं जैसे ही रोती हैं, जैसे वो गलत होगी, लेकिन अगर वो रो रही है तो इसका मतलब सामने वाला इमोशनल हो जाता है। तो इसमें ना पुलिस की कोई गलती है, ना जुडिशरी सिस्टम की कोई गलती है, ये गलती हमारी खुद की है कि हम लोग अपने बच्चों को, मतलब मैं सब लोगों से, मैं आपके चैनल के थ्रू एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को शिक्षित कर रहे हैं, उनको बल दे रहे हैं, उनको बहुत मजबूत बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनको ये भी सिखाएं कि अगर कोई पुरुष आपसे, आपके साथ में काम कर रहा है या आप उनकी शादी करती हैं, तो अब जो लॉ आपके फेवर में बनाया गया है उस लॉ का मिसयूज नहीं करें, और किसी को इतना प्रताड़ित ना करें कि वो इंसान सुसाइड ही कमिट कर ले, क्योंकि वो भी किसी माँ का बेटा है, किसी बहन का भाई है, और किसी पिता का बेटा है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी। अभी तक आपके पुरुष आयोग में कितने केस आए हैं अभी तक? 350 केसेस आ चुके हैं, जिसमें से 350 में से मैंने सिर्फ एक ही केस को मैंने मतलब अपनी तरफ से मैंने उसको ड्रॉप आउट किया था, जिसमें ऐसा नहीं था, मतलब मैंने उसमें लड़के को ही गलत पाया था, क्योंकि मेरी लड़ाई पुरुष आयोग की मांग को लेकर है, पुरुषों को जस्टिफाई करने के लिए, उनको जस्टिफिकेशन दिलवाने के लिए। इसलिए नहीं कि अगर कोई गलत भी होगा तो मैं उसका साथ दूंगी, जो मुझे लेटर ऑन पता चला। तो 350 केसेस ये हैं, और 5 इंटरनेशनल केसेस हैं, जिसमें अफ्रीका है, यूएस है, और मलेशिया है, और एक नैरोबी है। इन केसों में खास क्या है? सारे केसों में कुछ खास? सब में यही है कि उनकी शादियां हो चुकी हैं, 2-2 दिन की शादी का भी है, किसी के पगफेरे का है, किसी के 10 साल हो गए, उसके बाद महिला को समझ में आता है कि मेरे को तो दहेज के लिए प्रताड़ित किया। तो 10 साल पहले क्या कर रहे थे आप? जब आप कोई महिला केस करने जाती है कि मुझे प्रताड़ित किया, तो 10 साल बाद में आपको याद आया, 2 साल बाद में, जिस दिन प्रताड़ित किया उस दिन आप थाने क्यों नहीं गए? तब नहीं गए थे आप। तब तो आप समझकर, सूझबूझ कर या आपने अपने परिवार में राय लेकर आपने उस केस को वहीं पर ऊपर मतलब क्लोज कर दिया। उसके बाद में आपको लगा कि 5 साल बाद में कि नहीं अब ठीक है सिचुएशन, तो फिर वो गई और उसने दहेज के लिए केस कर दिया। लेकिन एक्चुअल में कुछ महिलाएं होती हैं जो 20 साल बाद में भी अपनी मतलब खुलकर जब सामने आती हैं, तो वो एक्चुअल में प्रताड़ित भी होती हैं। लेकिन जो ये 2 दिन के, 3 दिन के, 4 दिन के जो केसेस होते हैं, वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि 4 दिन में जो इंसान रिश्तों से ही फ्री नहीं हो पाता, वो दहेज कब मांग लिया। सेकेंडरी, मेरा फिर से मैं आप लोगों के थ्रू एक अपील कर रही हूं कि पुरुष आयोग बनाने की मांग जो है वो पुरुषों को न्याय दिलाने की है, जो आज फेवर महिलाओं के लिए किया जाता है कि एक एप्लीकेशन उन्हें दी और उस एप्लीकेशन के आधार पर सीधे लड़के को और उसकी फैमिली को पॉइंट आउट किया जाता है। वो ना करके एक निष्पक्ष जांच रखें। जो सजा पुरुषों को, जो भी आपने भी बोला, जो सजा पुरुषों के लिए बनाई गई है, अगर लड़की गलत पाई जाती है तो सेम वही सजा उस महिला की भी होनी चाहिए और उसके परिवार की भी होनी चाहिए। इससे मैं ये नहीं बोल रही कि जो क्राइम है वो रुकेगा, लेकिन कुछ हद तक एक जस्टिफिकेशन होगा तो कुछ हद तक रुकेगा भी। बिल्कुल ऋचा जी, एक छोटा सा सवाल है और छोटा सा जवाब चाहूंगा मैं। कल जो बेंगलोर में हुआ उसको देखने के बाद, क्योंकि आपने उस केस को बहुत स्टडी किया है, क्या लगता है कि उसका निर्णय क्या लड़के की गलती थी या लड़की की गलती? देखिए, अगर कोई सुसाइड कमिट कर रहा है तो वो बहुत, उसके लिए हिम्मत चाहिए कि अपने हाथों से अपनी आत्मदाह को त्यागना, अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकालना, ये बहुत हिम्मत का काम है। और मैं इस घटना के लिए बहुत दुखी हूं कि जुडिशरी सिस्टम ने क्यों सपोर्ट नहीं करा। आज वो जिस तरीके से अतुल भाई उन्होंने अपनी मतलब सुसाइड कमिट करा, वो सच में बहुत निंदनीय है। मैं नहीं मानती कि वो उन्होंने कहीं से भी उनकी कोई गलती थी। अगर वो गलत होते तो शायद ये सब चीजें होती ही नहीं। वो कब का सेटलमेंट कर चुके होते कि ठीक है एक लेन देन करके अपन इसको एक कम लेवल पे खत्म करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अतुल कहीं से भी गलत है, क्योंकि सुसाइड कमिट करने का मतलब ये है कि वो बहुत प्रताड़ित हुआ होगा, बहुत प्रताड़ित हुआ होगा। तो मुझे नहीं लगता वो कहीं से भी गलत है। तो
ये थी ऋचा सैनी, और जो लगातार पुरुष आयोग की मांग कर रही है। उनका मानना है कि महिलाओं को दिए अधिकारों का जो गलत महिलाएं आरोप लगाती है वो नहीं होना चाहिए। उनको अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए सही में, अगर वो किसी भी चीज से दुखी हो। लेकिन कई महिलाएं जो है अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए जो है पुरुषों पर गलत आरोप लगा देती है, जिससे कि पुरुषों की जिंदगी भी खराब हो जाती है। साथ में इनका मानना है कि महिलाओं को ऐसे अधिकारों का हनन भी नहीं करना चाहिए जिससे कि पुरुषों को भी कोई तकलीफ हो। कैमरामैन घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच भारत, जयपुर।